ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत बड़ा कदम था हिंदुस्तान का टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ। मतलब जो है, एक तो हमने सिंगल मार्केट बना दी, हर स्टेट में टैक्स जो है वो एक सिंगल रेट से लगने लग पड़ा। जब सिंगल रेट से टैक्स लगने लगे तो इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो गए। जैसे घड़ियां बेचने का चैलेंज था कि एक स्टेट में टैक्स कम लगता है, एक में ज्यादा लगता है, हर स्टेट में बिकती नहीं है, रादर इंटर स्टेट स्मगलिंग होने लगी थी, वो सब बंद हो गया। वैसी इंटर स्टेट स्मगलिंग मैंने अपने मतलब जैसे वो वेब सीरीज मैंने आपको बताई थी देखने को, वो तो अब देखिए एक बार रिकॉल करा, बट 1990s में जब मैंने सर्विस करनी शुरू करी थी तो ये सारी चीजें हम अपने आप झेलते भी होते होते थे, देखते होते थे अपने सामने। मीन्स आई यूज टू वर्क विद अ टायर मैन्युफैक्चरर, टायर की कंपनी में काम करता था। वहां पता चलता था कि एक स्टेट की सेल बिल्कुल कम हुई हुई है, दूसरे की एकदम बढ़ी हुई है। मैं खुद घूमता होता होता था कई बारी लोकल स्टेट्स में, साथ वाली नेबरिंग स्टेट्स में, कि वहां पर अगर टैक्स कम है तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारी सेल जो है वहां पर कैसे, मतलब वहां का एडवांटेज हम यहाँ पर कैसे लेकर आ सके। बट नाउ ऑल दैट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को ज्यादा हमने क्या करना है सोच के समझ के कि मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सेइंग, ये जो है ये बड़ा एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो था ये था विच हेल्प्ड बिजनेस इन लॉन्ग रन। बिजनेस को ये 6-7 साल से बहुत बहुत बेनिफिट दे रहा है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, टैक्स रेट्स हमारे सब्सटैंशली कम हुए हैं, अच्छे खासे कम हुए हैं। जब जीएसटी आया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टैक्स रेट्स होते थे देवर एट द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लगती थी एक, क्योंकि ये जो टैक्स है दैट इज नथिंग बट आपका जो जीएसटी लॉ बनी है दैट एमेलगमेट्स या फिर इट सबस्यूम्स। हम ये वर्ड पढ़ेंगे सबस्यूम बच्चे बार बार जो है आगे चल के भी जीवन में, और अभी इससे शुरू हो जाएगा, तो इसको हमने पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो सबस्यूम का मतलब है कि आपके पहले 4 या 5 तरह के जो टैक्सेस लगते होते थे वो एक सिंगल टैक्स पे आपने कन्वर्ज कर दिए, कन्वर्जेंस ले आए, आप इकट्ठा जोड़ दिया उन्होंने आपने। तो उसमें कौन कौन से लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस होते होते थे, एक आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक सर्विस टैक्स, और तीसरा जो मेजर था दैट वाज योर वैट या फिर लोकल सेल्स टैक्स। ये तीन आपके मेजर टैक्सेस होते थे जिसको आपने सिंगल में इकट्ठा कर दिया कि एक ही टैक्स लगेगा जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो टैक्स की कैस्केडिंग इफेक्ट थी, डबल टैक्सेशन थी, वो भी मैंने आप लोगों को समझाई है कि एक पहले जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, फिर उस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पोर्शन पे भी दोबारा टैक्स लगाते होते थे, जीएसटी मतलब लोकल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम पे। तो वो जो दो टैक्स है, मींस एक तो टैक्स गुड्स के ऊपर लगा या सर्विसेज के ऊपर लगा, और फिर उन गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लोकल टैक्सेस और लगे, तो टैक्स के ऊपर टैक्स वाली जो डबल वैमी होती होती थी, डबल टैक्सेशन होता होता था, वो खत्म हो गया। नेशनल मार्केट हमारी बन गई हुई है, अब आप चाहे दिल्ली में माल खरीदो या पंजाब में खरीदो, टैक्सेस की वजह से रेट में ऊपर नीचे नहीं होगा, कंपटीशन की वजह से हो सकता है, मार्केट हो सकता है कोई ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि आपकी जो दिल्ली की बाजार है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से ट्रेडर आता है, इसलिए सबसे सस्ता आपको दिल्ली में मिलेगा, पंजाब में रिलेटिवली कोई प्रोडक्ट आपको महंगा ही मिलेगा। मगर वो कंपटीशन है, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, बिजनेस है, बिजनेस में कोई ना कोई मार्केट होनी चाहिए। आप अगर व्यापार में कल को आते हो तो आप ढूंढोगे हमेशा कि यार मेरे को जो है सस्ता प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी और सस्ता मिलेगा आपको, और क्वांटिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, जो आपकी सबसे बड़ी मंडी होएगी हिंदुस्तान की वहीं मिलेगी। कई बार आप विदेश भी जाओगे वहां पे और सस्ता मिलेगा। तो दैट इज द नेचुरल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने का ही ये तरीका होना चाहिए, टैक्सेस से किसी को फालतू नहीं कमाना। रिडक्शन इन ओवरऑल बर्डन ऑफ गुड्स, क्योंकि आपकी ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन गुड्स ये रिडक्शन क्यों हुई, क्योंकि आपके कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है ये खत्म हो गया, टैक्स के ऊपर टैक्स वाला काम जो है वो खत्म हो गया। इंडियन प्रोडक्ट्स रिजल्टेंटली कॉम्पिटिटिव हो गए इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो हमारे मार्केट का साइज बढ़ जाएगा। आज हो सकता है हम कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर जो हैं वो 140 करोड़ हैं। जैसे अगर कोई दूध
की डेयरी है किसी के पास, तो ओपन मार्केट है उसके पास, जहां मर्जी दूध दे। हिंदुस्तान में हर बंदा दूध पीता है, चाय पीता है, लस्सी पीता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, किसी न किसी शेप एंड फॉर्म में जो है वो दूध कंज्यूम कर रहा है। बट अगर दूध जो है हम सबसे सस्ता बनाने लग पड़े दुनिया में, सबसे न्यूट्रिशियस बनाने लग पड़े, क्वालिटी एस्पेक्ट्स में बेस्ट बनाने लग पड़े, तो हमारी पॉपुलेशन, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, वो 140 करोड़ से बढ़ के सीधा 750 करोड़ हो जाता है। क्योंकि देन वी कैन एक्चुअली केटर टू दी वर्ल्ड। हम अमेरिका में भी दूध सप्लाई कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी दूध सप्लाई कर सकते हैं, हम डेनमार्क में भी दूध सप्लाई कर सकते हैं। जो ये 3 मार्केट्स मैंने बोली हैं, ये दुनिया की सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, सबसे बड़े क्वालिटी प्रोड्यूसर्स भी माने जाते हैं। हम क्वालिटी प्रोड्यूसर्स तक भी पहुंच सकते हैं, कोई हम किसी से कम थोड़ी ना है। दैट इज द जिस्ट। तो ये अब इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। अब हम डिटेलिंग पर आ जाते हैं अगली स्लाइड से, जो हमने पढ़ना है, जहां हमने समझना है जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जहां हमने समझना है जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है। ये आज 2 की पॉइंट्स हैं जो हमारे रहने वाले हैं डिस्कशन के। जीएसटी काउंसिल और जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस नेटवर्क, जो हमने इतना बड़ा पोर्टल बनाया हुआ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। जीएसटी काउंसिल क्या है? हमारे सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो जॉइंटली लिए जाने हैं। हम अभी आपने हल्का फुल्का सा समझा होगा कि हमारी जो है वो फेडरल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, हम फेडरल है। हिंदुस्तान जो है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी को पता है? सर इंडिया कुछ च दो आइडिया? गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। 2 गवर्नमेंट है शुभम हमारी, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और हम जो हैं बेसिकली जो चलना चाहते हैं, वो चलना चाहते हैं जैसे ये 2 गवर्नमेंट्स जो हैं ये हमारे रथ के 2 घोड़े हों, उस टाइप से। पर्टिकुलरली जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यापार में बैठा हुआ है, वो इसको इसी तरह से चलाना चाहेगा कि यार, 2 रोबस्ट हॉर्सेस की तरह, जो बहुत तगड़े अरबी घोड़े होते हैं, उनकी तरह तुम मेरा रथ हाको ना। मैं व्यापार कर रहा हूं, व्यापार करने का मतलब क्या है? मैं रिस्क ले रहा हूं जीवन में, ऑन्टरप्रेन्योर हूं, साहसी हूं, उद्यमी हूं। मैं व्यापार में रिस्क ले रहा हूं, तो आप जो है मेरे को बेनिफिट्स जो दे सकते हो दो, और मिलके दो। एक ही सिंगल डायरेक्शन में लेकर जाओ, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मत घुमाओ मेरे को। ये ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे उल्टा चाहती है, वो नहीं करो। इसके लिए हमने जो है वो जीएसटी काउंसिल बनाई है। मींस इन ये जो टैक्सेस हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, आपकी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों ने मिलके करना है। इससे जो टैक्सेस कलेक्ट होने हैं वो भी दोनों को आधे आधे चले जाने हैं। अभी हमने समझ लिया है कि सीजीएसटी भी जाएगा और एसजीएसटी भी जाएगा। आईजीएसटी में से भी एसजीएसटी का एक हिस्सा निकल के चला जाएगा, कि आधा तो स्टेट का है, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई है, आईजीएसटी का आधा भाग वहां चला जाएगा। सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं रख लेना है हमारे पास। तो ये जब पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है हमारे, तो हमारी जो जीएसटी काउंसिल की बॉडी बनाई है वो भी हमने इसी शेप एंड फॉर्म में बनानी है, ताकि इसी डायरेक्शन में हमारे को जो है लेके जाया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, मींस ये जीएसटी काउंसिल है क्या? दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कायदे से इसको हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहते नहीं है, बट है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही। इसके अंदर जो है, जो चेयरपर्सन होगा हमेशा, जो यानी कि इस काउंसिल का हेड होगा, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जो हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसका हेड होगा। तो मतलब जो आज की डेट में है वो जो सीतारमन मैडम जो है, वो इसकी हेड हो गई जीएसटी काउंसिल की, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से, मींस इसके अंदर जो है वो जॉइंट मेंबरशिप होएगी। ये पूरी की पूरी जो काउंसिल है, इसमें हर एक स्टेट का जो है फाइनेंस मिनिस्टर अगर उनके पास है, या टैक्स मिनिस्टर उनके पास है, फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर जो भी, या फिर उनका कोई और नुमाइंदा,
मीन्स हर एक स्टेट से एक मंत्री होगा ही होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर कहलाता होगा या टैक्स मिनिस्टर कहलाता होगा। कभी कभी स्टेट्स में फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स मिनिस्टर जो है वो कुछ एक टाइम के लिए नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी उनका रिप्रेजेंट करने वाला चीफ मिनिस्टर बता देगा कि दिस पर्सन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जीएसटी काउंसिल। तो वो वाला जो बंदा है वो एचपी का जो है या जम्मू का जो है वो कोई भी उसको रिप्रेजेंट कर लेगा। ये हर एक स्टेट का होना है, हर उस यूनियन टेरिटरी का होना है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है। यानी कि 28 तो हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं, वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं विद स्टेट लेजिस्लेचर। 3 यूनियन टेरिटरीज जो है वो हो गई दिल्ली, पौंडीचेरी या पुडुचेरी कहते हैं उसे, और तीसरी जो है दैट इज योर जम्मू एंड कश्मीर। तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज का भी फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्स मिनिस्टर, और उसके अलावा 28 स्टेट्स का भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स मिनिस्टर। तो 31 मंत्री तो ये हो गए। एक हो गया आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ज्यादातर हिंदुस्तान में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। अगर कभी 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स है मींस एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं और दूसरा होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया और एक यहां पर ना स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये यहाँ पे ये मेंबर्स में चेयरपर्सन ये हो गया। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ये 2 बंदे हो गए, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये 2 बंदे हो गए। और बाकी जो है जो मैंने 31 बंदे आपको बताया, एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस or taxation or any other nominated minister from each state and union territory with a legislature। जो भी यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर है वहां से एक एक मंत्री जो है वो सब आएगा। तो ये 31 और 2 33 लोग जो है, 2 हो गए इंडियन गवर्नमेंट के, और 31 जो है वो हो गए स्टेट गवर्नमेंट्स के। ये 33 लोग मिला के जीएसटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं। ये 33 लोग कौन है ये समझ में आ गया। कभी हो सकता है ये 33 पूरे ना भी होते हों, कहीं हो सकता है कि आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही ना हो हिंदुस्तान में। मींस किसी भी एक्सीजेंसी की वजह से हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए नहीं था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वही ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएगा। कभी हो सकता है कि आपके पास स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू है ही नहीं, तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, खाली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही बंदा होगा। और बाकी जो है कभी किसी स्टेट का हो सकता है एक आधा बंदा ना हो, मगर उसका जो है वो नुमाइंदा तो हो ही सकता है। तो ये 33 पीपल विल एक्चुअली मेक द जीएसटी काउंसिल। अब इसमें जो है वोटिंग पावर कैसे है, क्योंकि जो आपके डिसीजंस होने हैं बच्चे, मीन्स ये सबने मिलके डिसीजन लेने हैं। अब मिलके कई बार होता है कि 100% तो सारे लोग नहीं बनते हैं आपस में एक बात को मान ले कि सब कहें जी अ, हमको जो है वो गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो है वो 40% करना है। हो सकता है 100% लोग ना माने, दिल्ली बॉम्बे वाले महाराष्ट्र वाले ना माने, और डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स कि कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा। तो फिर हम रूल्स गवर्नेंस रूल्स बना लेते हैं। तो गवर्नेंस रूल्स में हमने बनाया हुआ है कि अगर जो है कोई भी डिसीजन हमने लेना है तो दैट इज गोइंग टू बी विद मेजोरिटी। मेजोरिटी के साथ होएगा, और मेजोरिटी कितनी मानी गई है हमारी, डिसीजंस आर टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये वाला जो नीला हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको एक बार प्यार से पढ़ो और फिर मेरे को समझाओ कि क्या कहना चाहता है कवि यहां पे। हाँ जी, बताओगे? एनीबडी? सर इसमें वापस में ले लिखा है आया कि हूं। जो
बोलो। सर इसमें 75% बताया हुआ है कि 70 जितने मेंबर प्रेजेंट है काउंसिल में उनमें से जितने 75। मेंबर प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है जी। आपके हमेशा अगर 33 मतलब 33 का हमने गिना दिया कि 33 जो है इसके मेंबर हैं, तो हो सकता है 33 आए ही ना। अगर आए ही 25 है या 24 है, तो 75% जो है वो उसी 24-25 में से निकालने हमने। 33 के 75% का नंबर नहीं चाहिए अपने आप को। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो। हाँ जी, अब अगला बोलो। 75% बच्चे आपने कवर कर लिया। ये 3/4 को आपने 75% कह दिया। इससे बड़ा क्लियर हो गया कि आपको मैथ्स बड़ी अच्छी तरह से आता है। फिर उसके बाद जो आपने दूसरा मेंबर्स प्रेजेंट कह दिया, जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। अब इसमें दो पॉइंट हो गए, एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट है और वोटिंग भी कर रहे हैं, अगर एब्सटेन कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। जिन्होंने वोट किया है खाली उन्हीं का 75% चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं वोट डाल ही नहीं रहा, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो उतने कम हो जाएंगे। यानी कि अगर मान के चलो मेंबर्स थे 25, 5 जो है वो झगड़ा करके बैठ जाते हैं कि हमने तो वोट ही नहीं डालना, ना इधर डालना है ना उधर डालना है। तो वोट रह गए कुल मिला के 20। अब 20 में से जो है वो खाली 15 वोट जो है वो अगर पड़ गए तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। ठीक है जी। 25 में से अगर 15 करते तो 75% नहीं बनता, मगर वोट ही 20 ने किया है। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसलिए वोटिंग वाला जो है वो मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके अलावा जो है इसमें 4 पॉइंट छुपे हुए थे। एक 75% वाला, दूसरा प्रेजेंट वाला, तीसरा वोटिंग वाला। ये 3 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। एक चौथा पॉइंट इसमें और छुपा हुआ है, वो क्या है? वो है 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। वेटेड वोट्स का क्या मतलब होगा? जो ज्यादा है। क्या मैं थोड़ा समझना चाहूंगा बच्चे, क्या कहना चाहते हो या क्या समझ में आया है? सिर्फ वोट्स की जो मेजोरिटी ज्यादा है, मेजोरिटी। नहीं, मेजोरिटी ज्यादा नहीं, मेजोरिटी तो वो मेजोरिटी ही कहलाएगी। वेटेड वोट्स का बच्चे जो मतलब होता है वो होता है कि आपने जो वोट है ना, उसके ऊपर आपने एक स्ट्रेंथ रखी हुई है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया, मैं अगर इसको एग्जैक्ट समझने की कोशिश करूं तो यहां पर ये अगला अगला पॉइंट पढ़ो आप। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वोट हैज ए वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। मींस जितने भी वोट डलेंगे उसमें से 1/3 वेटेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। और द कंबाइंड वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ए वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/3 हो गए। इसको हम थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में एक और शीट पे जाके एक एक्सेल बना लेते हैं, उसमें समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। आई थिंक यू शुड बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड इट, कोई लंबा चौड़ा चैलेंज नहीं आना चाहिए। आज की डेट में जैसे हिंदुस्तान में आप हैं, मैं हूं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी बच्चे? गुड़िया कौन? ये हाँ जी। एज 18 से ऊपर हो गई, वोट वोट डाल सकती हो नहीं डाल सकती अभी? सिर्फ एक मंथ रहता है। हाँ, तो अगली बार इलेक्शन होएगा तो वोट डाल सकती हो ना। यस यस सर। और मैं भी वोट डाल सकता हूं। और मेरे पास जो है, मतलब मेरी उम्र आपसे 3 गुना ऊपर है। ठीक है ना? बट मेरे को भी एक ही वोट है और आपको भी एक ही वोट है। दोनों के पास जो है वो एक, दोनों का वोट एक ही माना जाएगा। अगर हम कह दें कि मेरी उम्र अगर आपसे डबल है, तो मेरे को जो वोट मेरी वोट की पावर है वो आपका एक माना जाएगा, मेरे दो माने जाएंगे, तो ये वेटेज हो जाती है। मीन्स मैं अगर किसी को वोट देता हूं तो उसको 2 वोट चले जाएंगे, क्योंकि मेरी उम्र जो है आपसे डबल है, मैं अब जो है वो 50 साल का हूं, या आपसे उम्र मेरी 3 गुनी है। तो मेरे ये सीधा सीधा कह दिया जाए कि मेरे वोट की कीमत 3 गुना है आपके वोट से, तो ये वेटेज होगी।
वैसे ही वेटेज जो बनाई है वो हमने बनाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे कितने हैं, 2, 1 और 1 2, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने वोट हैं, कुल मिला के 2 वोट हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने वोट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सारे मिला के कितने बनाए थे बच्चे आपने अभी, 31 सर। 31 वोट 31 सर, सर। स्टेट 31 स्टेट गवर्नमेंट के पास थे। यहां पर जो है वो कह दिया गया है कि अगर फुल हाउस हो, सारे लोग वोट डालने आए हुए हैं और सब लोग वोट डालते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मान रहे हैं कि सब लोग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रेजेंट है, जो कई बार होते भी हैं, ज्यादातर होते हैं, सब पहुंचते हैं। तो यहां पर सब लोग आए हुए हैं और सबके वोट हैं। तो अगर ये 2 बंदे जो हैं ये कहते हैं कि मीटिंग के अगेंस्ट में, मींस इन्होंने कहा कि हम जो जीएसटी है, जीएसटी का रेट जो है वो हर आइटम के ऊपर अब 5% करना चाहते हैं, ये रेजोल्यूशन जो है वो फ्लोट कर दी गई कि हम जो है हर एक आइटम पे, आज की डेट में किसी पे 5 है, किसी पे 18 है, किसी पे 40 है, ये अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस लगते हैं। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की लड़ाई हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे आजकल हो ही रहती है, किसी ना किसी बात पे तनी रहती है। तो इन्होंने कहा कि हम जो है जी हर एक आइटम पे 5% ही जीएसटी लगाएंगे, हमें नहीं लगाना 40%, हम सब पे 5% लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 बंदों ने वोट दिया इसके अगेंस्ट, और इसके 31 के 31 बंदों ने इस रेजोल्यूशन के दिया फेवर में, ठीक है जी। तो अब क्या कहानी बनेगी, इनकी जो वेटेज है, इन 2 वोट्स की जो वेटेज है वो कितनी बताई गई है हमें, ये वेटेज बताई गई है, वेटेज 33 सर। 33%, 1/3 बताई गई है। और इसकी वेटेज कितनी है 31 वोटों की, 66 पर 67% कह लो, 66.6% जो होती है, 67, 2/3 इसकी बताई गई है। अब मतलब वोट तो 2 ही पड़े अगेंस्ट में, मगर ये माना जाएगा कि 100 में से 33 वोट अगेंस्ट में गए हैं और 67 वोट्स फेवर में गए हैं। रेजोल्यूशन बनाने के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए, 75% सर। 25%। मेजोरिटी रिक्वायर्ड 75% है, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, ठीक है जी, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। अब अगर ये होता कि यहां पर ये 2 बंदे थे, एक अगेंस्ट में दे देता, एक फेवर में दे देता, अब क्या हो जाता, सर पास हो जाता। पास हो जाता, 6 इज इक्वल टू 66.67 प्लस 16.66, 83% हो जाता, पास हो जाता। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको वेटेज का, इनको वेटेज जो है 33% की दी हुई है, यानी कि ये भी कह सकते हैं हम कि इनके बिना तो पास हो ही नहीं सकता, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जाएगी कोई रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकता। ये 2 बंदे जो हैं ये तो हमेशा इकट्ठे ही वोट करेंगे, ये तो बहुत एक्सट्रीम हाई, मैंने जो है वो ऐसा केस ले लिया कि एक बंदा कह रहा है हाँ जी ओके, दूसरा कह रहा है नहीं नॉट ओके, ऐसा कभी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सोच के देखो कि मोदी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उनका एक बंदा कहे कि नहीं जी ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाता हूं, इज इट अ पॉसिबिलिटी, फॉर दैट मैटर मोदी साहब का छोड़ो, किसी भी XYZ प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसका एक भी मंत्री उसके अगेंस्ट जा सकता है जब तक वो प्रधानमंत्री है, नहीं जा सकता। नो तो सर। ये जो है ये हमेशा इकट्ठे ही वोट करेंगे, और तो और ये 31 इकट्ठे के अट्ठे अलग चले जाए, मींस एक ही डायरेक्शन में चले जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि कोई ना कोई तो 31 में से जो है वो अलग से वोट करेगा ही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पर्टिकुलरली उन स्टेट्स में जहां पर पार्टी इनकी है। तो वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग अ वीटो इन जीएसटी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वीटो हो गई जीएसटी काउंसिल की। वीटो का मतलब क्या हो गया कि जब तक हम नहीं चाहेंगे चीजें नहीं होंगी, जो हम चाहेंगे होगा वही, जो तुम चाहोगे वो हम तुम्हें रोक सकते हैं करने को, अगर कहीं तुम हमसे अगेंस्ट हो तो। इज इट क्लियर, ये वीटो वाला पॉइंट क्लियर है, वेटेज कैसे बनती है ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है ना बच्चे। यस सर। यस सर।
Yes, sir. एब्सोल्यूट नो डाउट्स. No, sir. So the council makes recommendation. हम करते कैसे हैं? The council makes recommendation to the union and state on a wide range of issues. कई इश्यूज के ऊपर जो है वो काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगा. काउंसिल मींस यही 33 बंदे जो हैं यही रिकमेंड करेंगे. जीएसटी रेट्स के ऊपर कर सकते हैं कि रेट्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए. जैसे सितंबर के महीने में अचानक से निकल कर आए कि जीएसटी रेट्स हमारी कंट्री में ज्यादा हैं. हम क्यों निकल कर आए? हमको कंजम्पशन बढ़ानी थी. अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमारी हमारी प्रोडक्शन जो बन रही थी इसमें हमको एक बड़ा मेजर चैलेंज आया पड़ा था. हमारे पास $1 बिलियन की जो है वो हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को. आज भी करते हैं. बट उस टाइम पे हमारा वो जो एक्सपोर्ट है वो फंस गया था क्योंकि ट्रंप सरकार ने वहां पर अमेरिका में जो कहा वो कहा कि मैं इसके ऊपर जो आपके गुड्स हिंदुस्तान से खरीदते हो अमेरिका वालों को कहा उसके ऊपर मैं ड्यूटी लगा दूंगा. लगा दी उसने अच्छी खासी ड्यूटी. ऑलमोस्ट 50% की ड्यूटी लगा दी थी. तो हमारी वहां पर जो एक्सपोर्ट्स थी हिंदुस्तान से वो रुक गई. अब वो रुक गई तो आपकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करनी शुरू कर देगी. मींस आप जो है जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहे थे जो अमेरिका जाता था जो आपके जीडीपी में जुड़ता था वो जुड़ना बंद हो जाएगा. तो उस टाइम पे जो है जीएसटी काउंसिल मिली और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में टैक्स रेट्स ही कम कर देते हैं. हिंदुस्तान में जीएसटी के टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे तो लोग कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर देंगे. जो अमेरिका माल भेजते हैं उसे हम हिंदुस्तान में ही कंज्यूम कर लेंगे. हमारा मतलब तो ये है ना कि मैन्युफैक्चरिंग चलती रहे माल कंज्यूम होता रहे नेशनल इनकम बढ़ती रहे. हमें क्या लेना देना अमेरिका खरीद रहा है ना अमेरिका खरीदे इंग्लैंड खरीद रहा है इंग्लैंड खरीदे कोई नहीं खरीद रहा. तो हम तो खुद ही 140 करोड़ है हम ही खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर काउंसिल ने जो है वो रिकमेंड करा कि हम जीएसटी रेट्स जो हैं वो कम कर देते हैं. हम टैक्स एग्जेम्पशंस भी ले आते हैं. हम कुछ एक आइटम्स के ऊपर जो काफी टाइम से ड्यू था उसकी उसको जीरो टैक्स कर देते हैं. जैसे आपकी इंश्योरेंस करते हैं होते थे हम पहले पिछले साल तक जब लाइफ इंश्योरेंस करते थे या मेडिकल इंश्योरेंस लेते थे उसके ऊपर भी 18% जीएसटी ले देते होते थे. जो चुभता होता था कि यार मतलब बीमारी के लिए जो है उसके ऊपर भी तुम 18% टैक्स ले रहे हो. किसी ने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस लिया उस पे भी तुम 18% टैक्स ले रहे हो. क्या मतलब बनता है? तो वो सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो रिवैम्प हो गए वो चेंज हो गए. वो कैसे हुए? जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन बनाई उसके बाद मीटिंग करी आपस में वोटिंग करी 75% से रेजोल्यूशन पास हुआ. आपकी जो है वो जीएसटी के रेट्स कम हो गए. आप कोई जीएसटी के लॉज चेंज करना चाहते हो उसके लिए भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है. कोई आप जो है डेफिनेशन चेंज करना चाहते हो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे चल के कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ सप्लाई. यहां पर भी आप जो है जीएसटी काउंसिल जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है. जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है उधर सरकार जो है उसके ऊपर रिजॉल्व करके रेजोल्यूशन पास करके एक्ट चेंज कर देती है. तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई का भी डेफिनेशन चेंज होने से जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बदल जाएगी आपकी. थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर जीएसटी एग्जम्पशन. आज की डेट में जीएसटी एग्जम्पशन के लिए कुछ लिमिट्स हैं कि किसी की अगर बिजनेस है मींस आप जैसे कल को कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे तो आप जॉब नहीं करना चाहते हो. कह रहे हो यार मुझे नौकरी क्या करनी है करके मैं नहीं नंगल छोड़ सकता या मैं जो है अपना हिमाचल नहीं छोड़ सकता हूँ दोनों में से जहां पे भी आप रहते हो. तो आप कहते हो कि मैं कंसल्टेंट बन जाऊंगा मेरे को क्या करनी है नौकरी करके. आप जब कंसल्टेंट बनते हो तो आपकी जो सर्विस जब आप प्रोवाइड करते हो किसी को पढ़ाना शुरू कर देते हो या किसी को सर्विसेज देना शुरू कर देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है. मगर आज की डेट में डिफाइंड है कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसकी जो रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन है मींस अगर वो प्रोफेशन में है और उसकी जो रिसीट्स है मींस रिसीट्स का मतलब जो उसकी टर्नओवर हो गई वो साल में 20 लाख रुपए से कम है. अगर वो 20 लाख रुपए से कम फीस कमा रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. आपको भी नहीं पड़ेगी. पहले साल 20 लाख रुपए बहुत होते हैं. दूसरे साल जब 20 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे इमीडिएट आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. फिर आपको अपने क्लाइंट से अपने कस्टमर से ना सिर्फ फीस
बट कि जीएसटी के पैसे भी लेने पड़ेंगे और सरकार को जमा कराने पड़ेंगे। वैसे ही आपके यहाँ पर जो लोकल किराना शॉप्स हैं उनके लिए भी डिफाइंड अमाउंट है कि 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए। आई थिंक 40 लाख रुपए आगे चल के हम पढ़ेंगे कि 40 लाख रुपए की तक की सेल कर रहे हो अगर साल की, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो छोटे आपकी स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल कभी छोटी स्टेट्स में आती होती थी, पहाड़ी स्टेट्स में, तो वहां ये 40 लाख को हम 20 लाख ही कहते होते थे। आज की डेट में शायद हिमाचल नहीं है, बट अगेन देयर आर सम स्टेट्स, सम हिली स्टेट्स देयर। उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से ये पॉइंट्स भी हम याद करेंगे कि थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर जीएसटी एग्जम्पशन जो है ये क्या है, और इसको डिफाइन कौन करता है, इसको रिकमेंड कौन करता है। इसको रिकमेंड जीएसटी काउंसिल करता है। मींस जीएसटी काउंसिल ने बताना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर जीएसटी एग्जम्पशन क्या है। वैसे ही जीएसटी काउंसिल ने बताना है कि सर्टेन स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या है। ये जो मैं स्पेशल प्रोविजंस हिल स्टेट्स की बात कर रहा हूं, ये हिल स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो ये कौन सी बॉडी बताएगी, ये जीएसटी काउंसिल बताएगी। इट जीएसटी काउंसिल अब आपस में दो स्टेट्स झगड़ा भी करेंगे, तो वहां पे भी जीएसटी काउंसिल जो है सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा झगड़ा खत्म करने के लिए, दैट विल बी जीएसटी काउंसिल। उसके बाद आप जो है वो कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा दैट विल बी जीएसटी काउंसिल, अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड इन बिटवीन द टू स्टेट्स। ये भी जीएसटी काउंसिल ही कर देगा। ठीक है जी, ये वेटेज वाला पॉइंट हमने क्लियर कर ही लिया, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट vote has weightage of 1/3 of the total votes cast, and the combined votes of all state governments have a weightage of 2/3 votes of the total votes cast। अब बच्चे ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट वोट्स, टोटल वोट्स कास्ट की बात कर रहे हैं हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे हाउस में जीएसटी काउंसिल की ऑफिस में उस दिन जब वोटिंग हो रही है, और जो वोट डालेंगे सिर्फ उनको काउंट करना है। 66 33 या 67 33। ठीक है जी, एनी डाउट्स इस स्लाइड में? मास्टर स्लाइड है बच्चे, अच्छे से याद कर लेनी है, कहीं ना कहीं काम आ जानी है, पेपर में कुछ ना कुछ इसका आना है। सर हाँ जी, सर मेरा एक डाउट है। बोलो बच्चे। सर आपने कहा कि मतलब एक्सपोर्ट्स पे उन्होंने वो लगा दी, मतलब ड्यूटी लगा दी, तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट रोक दिए और हमने हमने नहीं उसको। एक्सपोर्ट रोके, हमारे इंपोर्ट रुक गए, उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। यस सर, तो मतलब हमने सेल्फ कंजप्शन करना स्टार्ट कर दी। तो सर एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब इंडिया की डेवलपमेंट होगी, या हम सेल्फ कंज्यूम करेंगे तब इंडिया की डेवलपमेंट ज्यादा होगी? बच्चे वेरी गुड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। आपकी डेवलपमेंट दोनों ही तरह से ज्यादा होएगी, कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तभी आपकी डेवलपमेंट होएगी। हमारी डेवलपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट ना भी करें तो भी बड़ी अच्छी हो सकती है। और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम मिल्क प्रोडक्शन में, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 हो जाते हैं वर्ल्ड में, हम सस्ते से सस्ता दूध बनाने लग पड़े, हम अच्छे से अच्छा दूध बनाने लग पड़े, तो हमारी मार्केट का साइज 140 करोड़ लोगों से बढ़ के 700 करोड़ लोगों तक पहुंच जाता है। आपकी मार्केट का साइज बढ़ जाएगा अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होएगी। मगर अगर आपको मार्केट जो है आपके ऊपर दरवाजे बंद ही कर दे और हम कहें कि अब हम मिल्क बनाएंगे नहीं, वो ज्यादा अच्छा पॉइंट है, या हम कम से कम 140 करोड़ लोगों के लिए तो बनाते रहे, वो ज्यादा अच्छा पॉइंट है। क्योंकि हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना, 140 करोड़ कंज्यूमर तो हैं ही है हमारे पास। अगर आपको अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो 1 मिनट को टॉर्चर कर रहा है, आपको जो बुली कर रहा है कि भाई हम तुमसे सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो भाई तू नहीं खरीद, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देंगे। हम हिंदुस्तान में ही इतने बड़े कंज्यूमर हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम वहां तो यूटिलाइज करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वेस्ट तो नहीं जाने देंगे ना। और उसके बाद क्या हुआ, महीने के अंदर ही उन्होंने, अमेरिका ने वापस इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। इधर जो उनके प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने ड्यूटी लगाई थी, वो भी मान गए ड्यूटी विड्रॉ करने के लिए। वो नहीं मानते तो वहां की जो आपकी जुडिशरी है, उन्होंने ही वो ड्यूटीज एबॉलिश कर दी कि हटाओ ये बेकार की ड्यूटीज, हमें नहीं चाहिए।
यू हैव नो पावर, अंडर नो पावर यू इम्पोज दीज ड्यूटीज। तो हम हमारे लिए डबल मार्केट बन गई, हम अमेरिका भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में भी कम टैक्सेस पे माल दे रहे हैं, इंडिया में भी कंज्यूमर बढ़ गए, और आपकी एक्सपोर्ट मार्केट तो है ही है, तो डबल एडवांटेज मिल गया अपने। कई चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगी जीवन। आई थिंक आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन बच्चे। थैंक यू सर। तो मतलब आपने हमेशा प्रोएक्टिव होके स्टेप्स लेने हैं ना जीवन में, कि एक ने रोक दिया, अब मैं अपनी प्रोडक्शन रोक दूं, मैं अपना बिजनेस ही बंद कर दूं, या मैं अपना बिजनेस जो है वो ऑल्टरनेट चैनल्स में ले जाऊं। ले गए आप ऑल्टरनेट चैनल्स में, दूसरे चैनल आपके अपने आप खुल गए, अब आपके पास 2 चैनल हैं, जो मर्जी करो। हमने तो मल्टीपल चैनल्स खोल लिए इस एडवर्सिटी वाली सिचुएशन में। इंडिया जो है एडवर्सिटीज झेल रहा है पिछले 2 साल से, ऐसी ऐसी ऐसी। एक तो अमेरिका की, और दूसरी लड़ाइयां हो रही हैं दुनिया में, 2 जगह लड़ाइयां खत्म ही नहीं हो रही हैं। इन सब की एडवर्सिटीज के बाद भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6% 7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये सब इन्हीं एडवांटेजेस, इन्हीं राइट डिसीजंस की वजह से है, कि चल एक ने रोक दिया, दूसरी जगह बनाना शुरू कर देते, क्या दिक्कत है। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रेलेवेंट। अपने मन में नहीं रखने ऐसे सवाल बेटा, डिस्कस कर लेना। जीएसटी काउंसिल के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो अब हम एक बार देख लेते हैं। दी जीएसटी काउंसिल, एक तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है, हमारी कुछ हिस्ट्री हमें याद करनी होती है ना। यहाँ पे ये था, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A। तो ये भी एक आर्टिकल 279A भी याद रख लेना है। दी जीएसटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सी थी? 101st अमेंडमेंट के तहत ही हुआ है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, उसी अमेंडमेंट के साथ ही जीएसटी काउंसिल भी एस्टैब्लिश हुई है। जीएसटी काउंसिल और जो जीएसटी एक्ट है, ये दोनों जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए हैं 2016 के 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। ठीक है जी। दिस एक्ट inserted article 279 into the constitution of India, which provide the legal basis for council's formation and functions। कुछ भी हिंदुस्तान में होगा इस टाइप्स का, या फॉर दैट मैटर कोई भी टैक्स लगेगा इंडिया में, तो वो बिना पावर ऑफ पार्लियामेंट, बिना पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप किसी को टैक्स लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसीलिए हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्री करा, हमने एक्ट बनाया। ठीक है जी। अब जीएसटी काउंसिल का कोरम की बात करें। कोरम क्या होता है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? अपने अभी तक का लॉज पढ़ने शुरू कर दिए होंगे, कंपनी लॉ वगैरह पढ़ा होगा बीकॉम में। सर मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन होती है 50% से ज्यादा, मिनिमम 50% पीपल प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ जी, मतलब ये तो आपके जीएसटी काउंसिल का कोरम का है, कि कम से कम 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग में होने चाहिए। यानी कि अगर 33 फंक्शनल मेंबर्स हैं आज की डेट में, तो अगर 17 लोगों से कम हुए तो वो मीटिंग जो है वो क्वैश कर दी जाएगी, वो मीटिंग वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। मींस आप 16 लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हो। इफ इन जीएसटी काउंसिल वी आर हैविंग करंटली 33 मेंबर्स। अगर मेंबर 33 हैं तो 17 लोग कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बिना मीटिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 बंदे बुलाए और मीटिंग हो गई जी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। रात को चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है सबको बोल दिया था कि कल सवेरे मीटिंग होनी है, जितने पहुंच के मीटिंग हो जाएगी। अगर मीटिंग में पहुंचने वाले लोग 17 से कम हुए तो मीटिंग नहीं मानी चाहिए। ठीक है जी, ये कोरम होता है, मिनिमम पीपल दैट शुड बी देयर टू हैव अ मीटिंग वैलिड। While the voting mechanism is in place, the council has largely operated on a consensus basis। मतलब हमारे पास वोटिंग मैकेनिज्म है, हम जो है वो मेजोरिटी माइनॉरिटी ढूंढ सकते हैं, हमने गवर्नेंस का एक तरीका बनाया हुआ है। मगर काउंसिल जो है वो ज्यादातर कंसेंसस बेसिस पे ही ऑपरेट करती है। मींस सब सर्वसम्मति से जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं।
हालांकि हमारे पास जो है वो वोटिंग करने का तरीका हमने बनाया हुआ है, बट दैट शुड बी वेरी वैलिड थिंग। मतलब आज की डेट में जो है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में जो है वो एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये चीजें आसान हो रही हैं। जब कई बार बीच में हिंदुस्तान में खिचड़ी सरकारें बनने लग पड़ी हैं थी, मीन्स 20 साल तक कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो मिलीजुली सरकार बनती होती थी। तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर जीएसटी काउंसिल के पास ये वोटिंग का तरीका नहीं होगा। तो वोटिंग का तरीका हमारे पास है। द काउंसिल सेक्रेटेरिएट का है, सेक्रेटेरिएट का मतलब इनका ऑफिस का है, दफ्तर का है, कार्यालय का है। सो काउंसिल एज ए डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इनका ऑफिस है जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल का। एंड इट्स एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके जो खर्चे हैं वो सब केंद्रीय सरकार लेती है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी serves as the ex officio secretary to the council। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी मींस जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, इसमें मंत्री सबसे ऊपर होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर जो है मींस फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो सीतारमन जी हैं वो रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर हो गई। मगर सरकार चलाता कौन होगा, डिसीजंस लेता कौन होगा? रियल में मंत्री लेते होंगे, मंत्रियों को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कई बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं या गवर्नमेंट का सारा फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजंस जो है दैट इज डेवलप्ड बाय द सिविल सर्वेंट्स, जो आईएएस अफसर होते हैं ना, जो आईएएस का पेपर आप देने की कभी कभी सोचते हो, तो वो लोग जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग ही जो हैं, जो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं वो लेते हैं। तो जो आपका आईएएस ऑफिसर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा, जो आज की डेट में अगर सॉरी, मेरे को पता नहीं मीटिंग से बाहर कैसे हो गया मैं। मेरी आवाज आ रही है वापस? यस सर। यस सर। तो व्हाट वी वर टॉकिंग ऑफ कि आप अगर जो है कल को सिविल सर्विसेज का पेपर पास कर लेते हो तो आप इमीडिएटली जो है वो एक किसी जिले के, डिस्ट्रिक्ट के जो है वो कलेक्टर बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाते हो, डिप्टी कलेक्टर या समथिंग लाइक दैट। धीरे धीरे चल के आप कलेक्टर बन जाते हो 4-5 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद 20-25 साल की सर्विस के बाद, 20 साल मींस 18 साल 20 साल की सर्विसेज के बाद आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे आप नीचे साउथ में हो, ईस्ट में हो, कहीं भी हो, यू एक्चुअली मूव बैक टू दिल्ली। दिल्ली पहुंच जाते हो 18-19 साल की सर्विस के बाद। और फिर ग्रेजुअली वन ऑफ दी सो मेनी, जो आप 22-23 साल की उम्र में सिविल सर्वेंट बना होगा और आईएएस बना होगा, वो आईएएस जो है वो सेक्रेटरी बन जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। वैसे ही एक रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है जो बजट बनाता है, वो ये यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खाली उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, पीछे सारा का सारा काम जो है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी कर रहा होता है। तो ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, यही सेक्रेटरी जो है ये जीएसटी काउंसिल का भी सेक्रेटरी होगा। मींस द रेवेन्यू सेक्रेटरी सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। तो ये बहुत पावरफुल बॉडीज है। जैसे आपके मंत्री हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, डिफेंस मिनिस्टर हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, ये तो सरकार बनती है उस टाइम वोट लेके चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री के पास नजदीक होते हैं, तो ये मंत्री बनते हैं। ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस भी होती होगी इनमें, चाहे फॉरेन मिनिस्टर जैसे हमारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं,
आपने नाम सुना होगा एस जयशंकर, वैसे ही आपके होम मिनिस्टर बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इवन फाइनेंस मिनिस्टर इज वेरी कॉम्पिटेंट। बट अगर कल को इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, तो ये बाहर हो जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं। मीन्स मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने काबिल थे, बट आखिरी 5 साल जो है वो मंत्री नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो खाली बैठे हुए थे। मगर जो आपका सेक्रेटेरिएट में जो ये रेवेन्यू सेक्रेटरी है, इसने जो मेहनत करी है वो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करके करी है, ये हमेशा पावर में रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी बनने से पहले डिप्टी सेक्रेटरी रहा होगा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा होगा, उससे नीचे पहले जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई और बड़ा ओहदा लेके दिल्ली में बैठा होगा, उससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो जलंधर की हो, लुधियाना की हो, किसी की भी हो सकती है। सो दीज काइंड ऑफ ऑफिसर्स अल्टीमेटली, एक सिंगल ऑफिसर जो सबसे बड़ा होता है रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, वैसे ही डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सारे भी होते हैं। तो ये जो है ये काउंसिल को हेड कर रहा होगा, विच इज योर जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल जो है ये साथ में जो है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल भी बनाएगी। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट, मींस इट हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड, तो ये रिकमेंडेशन बार बार तो आनी नहीं है, हैज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने कहा हुआ है। हालांकि ये कोई कहना, कोई मतलब उनकी सोच नहीं है, हमारी जो नॉर्मल नेचुरल जस्टिस का तरीका है वही ये है। हमारी इनकम टैक्स की भी ट्रिब्यूनल है, हमारी जो आपकी कस्टम्स ड्यूटी है उसकी भी ट्रिब्यूनल है, तो ये ट्रिब्यूनल तो बनने ही बनने थे, लोकल टैक्सेस के भी ट्रिब्यूनल होते थे। तो आज की डेट में ये ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चल रहे हैं, बट इन्होंने ये जो रिकमेंडेशन करी थी 2016-17 में करी थी, आज 2026 में पहली बार हम जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल्स का मुंह देखेंगे। तो हमारा जो नेचुरल फ्लो ऑफ जस्टिस रहना है बच्चे, वो क्या रहना है, आप जीएसटी जमा कराते हो एज एन एसएससी, आप जब एज एन एसएससी जमा कराते हो तो उसके बाद आपकी असेसमेंट होती है, साल खत्म होने के बाद आपने जो भी आपकी रिटर्न्स आपने फाइल करी हुई हैं, जो भी टैक्स आपने जमा कराया हुआ है, जो भी व्यापार आपने किया है, उसको जो है असेसिंग ऑफिसर, जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होता है, वो आपके बिजनेस को असेस करता है, आपको बुलाता है फिजिकली, कई बार नहीं भी बुलाता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, कभी बुला सकता है कभी नहीं बुला सकता है। तो जब वो आपको बुलाए के करेगा तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बुलाएगा। जब वो आपको बिना बुलाए कर देगा तो वो वैसे ही मान लेगा कि आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो। किसी किसी को बुलाता है रेंडमली, इनसे एक परसेंटेज डिफाइंड होती है कि 2% को बुलाना है, 1% को बुलाना है। 90%, 95% केसेस को ऐसे ही असेस कर देना है कि जो आपने कहा हमने मान लिया, ठीक है जी। जब वो बुलाएगा तो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करेगा। जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आपने कहा था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जैसे 3 लाख रुपए आपने बनाई या 5 लाख रुपए बनाई, और उसने कहा नहीं 5 लाख नहीं, ये तो 15 लाख बनती है या 8 लाख बनती है या 6 लाख बनती है, तो आपको वो चॉइस देगा कि या तो जमा करा दो, नहीं तो आप डिस्प्यूट में चले जाओ। आप डिस्प्यूट में जाते हो तो आप नेक्स्ट लेवल डिस्प्यूट में जाते हो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद कमिश्नर के पास। मींस एक असिस्टेंट कमिश्नर है, आप कमिश्नरेट को अपील कर देते हो कि कमिश्नर कि ये आपका असिस्टेंट कमिश्नर ठीक नहीं बोल रहा, हम आपके साथ आपको दिखाना चाहते हैं। आप वहां पे हार गए डिस्प्यूट में, वो कमिश्नर ने कहा नहीं मेरा तो असिस्टेंट कमिश्नर ठीक है, तुम गलत बोल रहे हो। आपको फिर मौका दिया जाता है कि अब आप जो है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल में चले जाओ, आप इसकी भी अपील फाइल कर दो, कमिश्नर के अगेंस्ट आप एपिलेट ट्रिब्यूनल में चले, ठीक है जी। तो जीएसटी काउंसिल उसकी बात कर रहा है। अब अगर आप एपिलेट ट्रिब्यूनल में भी आपका जो है केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, वहां पे एपिलेट ट्रिब्यूनल में जो जज बैठा हुआ था, अफसर बैठा हुआ था, कमिश्नर बैठा हुआ था, उसको भी आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप जो है अब एपिलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जजमेंट्स का। हम उस जजमेंट्स में नहीं जाएंगे, ये हमारा फाइनल का सब्जेक्ट है, बट आपको इतना सा पता होना चाहिए कि जीएसटैट होता क्या है, जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है। नेक्स्ट जो आता है जीएसटी काउंसिल का जो काम है, दैट इज रेट्स की रैशनलाइजेशन करना। अगर रेट्स जो हैं वो औने पौने रेट्स पे लग रहे हैं या XYZ किसी भी रेट्स पर हैं आज की डेट में, तो वो उसको
रिवाइज कर सकती है। और द काउंसिल हैज बीन क्रूशियल इन रैशनलाइजिंग द टैक्स स्ट्रक्चर। काउंसिल जो है वो हमेशा जो है वो मौका देखती है कि जहां कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, पब्लिक कह रही है कि यहाँ पर टैक्स हम ज्यादा दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये पब्लिक की ही थी कि अ, आपकी जो इंश्योरेंस है इस पे किस बात का टैक्स। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, इंटरनेशनल ट्रेड को कंसीडर करते हुए, जो पहले जीएसटी काउंसिल के जो रेट, जो आपके जीएसटी के जो रेट्स होते होते थे पीछे, मीन्स सितंबर से पहले, 22 सितंबर से पहले के ये रेट्स हैं जो हमारे होते होते थे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इनको इन्होंने जो है, जो पहले 3 और 2 5 स्लैब्स में होते होते थे, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 4 स्लैब्स, मींस 0% रह गई। ज्यादातर आइटम्स जो 12% में होती होती थी वो सब 5% में ले आए, 12% वाला स्लैब खाली कर दिया कि 12% की अब जरूरत नहीं है, यहाँ 0% पे है, यहाँ 5% पे है। काफी सारी आइटम्स 18% में ही रह गई। वो 18% वाली जो है, जो कई 28% पे थी, वो 18% पे आ गई। तो 18 28 वाली 18 पर आ गई, कुछ एक 12 वाली भी 18 पे गई, बट वो बहुत कम है। और जो 28% पे आइटम्स थी, ज्यादातर 28% पे जो आइटम्स थी, इनके खाली 28% पे ही नहीं थी बच्चे, ये 28% पे जो आइटम्स थी इनके ऊपर साथ में जो है एक सेस भी लगता था। इन 28% वाली आइटम्स तो 18% पे ले आए, बट जो 28% प्लस सेस वाली आइटम्स थी, 28% टैक्स लगता था। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, इनके ऊपर 28% टैक्स जीएसटी लगता था। पान मसाला, गुटखा, इसके ऊपर भी 28% था। सिगरेट्स पे भी 28% था। गाड़ियां जो हैं, बड़ी वाली गाड़ियां जो हैं, मतलब जो आपकी 4 मीटर से लंबी गाड़ी होती है, या जो 1200 सीसी से ऊपर की कार होती है, उस पे भी 28% था। मगर 28% के साथ कंपनसेशन सेस भी लगता था। तो वो 28% वाली कुछ कारों को, जो 1200 सीसी तक की कारें थी, यानी कि आपकी स्विफ्ट हो गई या बलेनो हो गई, ये स्विफ्ट और बलेनो टाइप्स की जो स्मॉल कार्स हैं, उसको तो 28% से 18% पे ले आए। और जो आपकी बड़ी गाड़ियां थी, मीन्स जैसे होंडा सिटी हो गई, और आपकी क्रेटा हो गई, नहीं क्रेटा नहीं, सॉरी, क्रेटा तो वापस 28 से 18 पर आ गई। जो उससे बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे आपकी नाम लें, मर्सिडीज की हो गई, या आपकी बीएमडब्ल्यू की हो गई, या आपकी टोयोटा की बड़ी गाड़ियां, जो टोयोटा की छोटी नहीं, टोयोटा की बड़ी गाड़ियां जैसे कैमरी हो गई, या फॉर्च्यूनर हो गई, या आपकी इनोवा हो गई, ये सारी गाड़ियां 28% प्लस सेस से उठा के 40% पे ले गए। इसको हम जो है वो लग्जरी गुड्स या डीमेरिट गुड्स कहते हैं, जिनको 28 से उठा के 40 पे ले गए। 28 पे ये पहले भी नहीं थे, ये पहले 28 प्लस सेस पे थे। कंपनसेशन सेस होता होता था। आज हम कंपनसेशन सेस की बात नहीं करेंगे, जो चीज निकल गई उसका बोझ हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। कभी वैसे कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जरूर देख लेना कि कंपनसेशन सेस क्या था। हमने बहुत कोर्स कवर करना है, ये हमारे अब एग्जाम का पार्ट नहीं होना है, तो हम इसको फ्लिप थ्रू करके कंपनसेशन सेस को आगे चले जाएंगे। या मैं बीच में जब किसी दिन वैसे खाली बात कर रहे होंगे, उस टाइम आपको कंपनसेशन सेस के बारे में बात करूंगा, जिस दिन वी वुड बी टॉकिंग लाइट। आज हम जो है बड़ी क्रूशियल बात कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में आने हैं इसमें से सवाल, तो मैं आज कंपनसेशन सेस की बात नहीं करूंगा। इट हैज ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग, अच्छा ये पॉइंट खत्म हो गया। ये जो सर्टेन लग्जरी एंड सिन गुड्स को अब हमने डीमेरिट गुड्स कहना शुरू कर दिया है। डीमेरिट गुड्स यानी कि पान मसाला, गुटखा, इवन कोका कोला, पेप्सी जो है, ये भी डीमेरिट गुड्स हैं। कुछ फायदा तो करते नहीं, चीनी और पानी मिला के पी रहे हो सोडा डाल के, तो और तो कुछ है नहीं उसमें, तो ये भी डीमेरिट गुड्स हैं। ये भी 28% से उठ के 40% पे चले गए। पहले भी ये 40 के आसपास ही थे। 28% इस पे जो है वो जीएसटी लगता था, साथ में एक कंपनसेशन सेस होता होता था, वो 12-15% लगता था, वो उठा के अब 40% कर दिया है। सो दिस इज द होल स्टोरी। जीएसटी काउंसिल जो है वो रेट रैशनलाइज भी करेगा, बीच बीच में करेगा। जैसे एक बजट एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की, वैसे ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी एक अपने आप में एक्टिविटी है रेट रैशनलाइज करने की। जीएसटी काउंसिल मीटिंग आई, उसमें वो बहुत कुछ करेंगे।
क्लियर है जी? जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस अब आपको सारे अच्छी तरह से समझ में आ गए? कैन वी से यस? यस सर। जितना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, थैंक यू। नेक्स्ट जो अब अपना जो है मींस ये जो है ये फ्रेमवर्क है जीएसटी का। इस फ्रेमवर्क के बिना ये स्केलेटन है, जैसे हम स्केलेटन अगर हमारा ना बना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते। वैसे ही अगर जीएसटी काउंसिल ना हो तो जीएसटी कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप में, सब कुछ जीएसटी काउंसिल करा रही है। वैसे ही एक दूसरा बड़ा फ्रेमवर्क है, दैट इज जीएसटी नेटवर्क। अगर जीएसटी काउंसिल जो है वो लिटिल बिट ऑफ ब्रेन है, उसका दिमाग चला रहा है, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी दे रहा है, तो जीएसटी नेटवर्क जो है ये पूरा उसका नर्वस सिस्टम है, पूरा उसका स्केलेटन है। मींस जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन जो है ये एक कंपनी है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये एस्टेब्लिश की गई है। मींस इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक जीएसटीएन प्राइवेट लिमिटेड दैट सर्व्स एज द आईटी बैकबोन। ये आईटी की बैकबोन है इसकी। मींस इसके जो पीछे आईटी बोले तो ये इनकम टैक्स नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन, जो कंप्यूटर्स के सिस्टम है। मींस आज की डेट में जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो सारी की सारी जो स्टोरेज है वो क्लाउड पे रखती हैं। तो ये जीएसटीएन ने डिसीजन लिया कि दिस विल बी ऑन क्लाउड, क्लाउड के ऊपर रहेगा। क्लाउड का मतलब आप समझते होगे कि एक डेटा सेंटर हैं बड़े सारे, मींस 2 3 4 क्लब्ड डेटा सेंटर हो सकते हैं, एक सिंगल बड़ा डेटा सेंटर हो सकता है। तो ये सारा का सारा डेटा हार्ड डिस्क डिवाइसेस जो हैं भी आपकी जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयूज वगैरह है, वो किसी डेटा सेंटर में पड़े हुए हैं। जीएसटी का कोई ऑफिस नहीं है, जीएसटीएन का कोई ऑफिस नहीं है जिसके अंदर उन्होंने अपना ये सारा स्टोरेज रखा हो। ये सारा का सारा डेटा सेंटर्स में डाला हो। अब डेटा सेंटर्स में सारी डेटा चर्निंग होती है, बड़े मास स्केल पे काम होता है। इसका जो पार्टनर है जीएसटीएन का, जो ये सारा काम कर रहा है, वो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज है। मींस इन्फोसिस जो हमारी कंपनी है, नारायण मूर्ति साहब की, जो पुराने जो शेयर होल्डर होते होते थे, जो पहले चेयरमैन होते थे, उन्हीं की कंपनी जो है वो ये सारा का सारा जो बिजनेस है इनका आईटी का, वो सारी सपोर्ट वो दे रहे हैं जीएसटीएन को। प्रॉपर पोर्टल चल रहा है जीएसटी का। जीएसटी के पोर्टल में जो है वो अगर मैं बात करूं तो ये एक ओवरव्यू बनता है इसका, ये आपकी बुक्स से ही उठाया हुआ है मैंने। तो ये आईटी के इंटरफेसेस हैं, मतलब आईटी बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरफेसेस हैं, जहां पर आप जो है लॉग इन करते हो एज एन एसएससी या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ भी। मींस आप कंसल्टेंट हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, आप लॉग इन कर सकते हो। और जैसे ही आप लॉग इन करते हो मींस मींस ये फ्रंट एंड हो गया, एक फ्रंट एंड है जहां पर आप जो है सर्विसेज ले सकते हो। जैसे क्या, रजिस्ट्रेशन कराने की, आपने एक नया क्लाइंट रजिस्टर करना है, या मैंने ही कल को सोच लो कि रजिस्ट्रेशन करानी है, मेरी अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर दिख रही है मुझे होती हुई या हो गई, तो इमीडिएट 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को रजिस्ट्रेशन करानी है आपने। फिर मंथली रिटर्न फाइल करनी है, मंथली रिटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर जीएसटी की जो पेमेंट मैंने कलेक्ट करी हुई है लोगों से, अपने क्लाइंट्स से, वो टैक्सेस मेरे को पेमेंट करनी है। वो सारी चीजें मैं इस जीएसटीएन नेटवर्क के थ्रू करूंगा। वहां पर अगर मैं कहीं कुछ करते हुए फंस रहा हूं, कोई मुझे दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प डेस्क सपोर्ट ले सकता हूं। मैं इंफॉर्मेशन ऑन इंटर स्टेट सप्लाई एंड क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन वो सब ले सकता हूं। जो चीजें मैं आपको कल पढ़ा रहा था, कोई जरूरी नहीं है ना कि हर बंदा जो है वो मेरे जैसे किसी लेक्चरर से पढ़ के ही नॉलेज ले सकता है। दैट नॉलेज इज अवेलेबल ऑन द गूगल ऑल्सो, बट मतलब 1 to 1 जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया वो रिलेटिवली शायद आसान होता, गूगल से ढूंढ के निकाल पाना रिलेटिवली मुश्किल है। इसलिए खुद पढ़ना जो है वो आज भी इतना आसान नहीं है, कोई पढ़ा दे तो बहुत बढ़िया है। बट आप रिटर्न फाइल करने बैठे हो, आप किसी पॉइंट पे अटक गए, आपको मेरे नोट्स याद नहीं आ रहे हैं, आप इंस्टेंट हेल्प यहां से ले सकते हो। इंफॉर्मेशन ऑन इंटरस्टेट सप्लाई एंड क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपने मेरी क्लास अटेंड करी थी, 3 साल बाद थोड़े ना याद रहेगा, आपने, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बना था तब जीएसटी में। मगर आगे चल के बिजनेस करने लग पड़े, बिजनेस करने लग पड़े तो कहा भाई जीएसटी तो पड़ा हुआ है,
तो उस टाइम आपको ये हेल्प जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगी। मैं तो पता नहीं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, बट ऑल दैट हेल्प इज अवेलेबल। फिर एनालिटिक्स और आईजीएसटी की सेटलमेंट जो है, जो ये सेटलमेंट होनी है, आईजीएसटी की सेटलमेंट ही अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बनाई हुई है सरकार ने। 30 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अच्छा इतना काम भी कर सकती है गवर्नमेंट, बट आज उन्होंने कर दिया तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रहेगी कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया इन्होंने, बहुत ही शानदार कर दिया, एक डेवलप्ड कंट्री से भी ऊपर निकल गए। ऐसा मजेदार सिस्टम वर्ल्ड में कहीं नहीं है जितना अच्छा हिंदुस्तान ने करा हो। जैसे हमने यूपीआई बनाया हुआ है ना, कि पैसे देने होते हैं तो मोबाइल दिखाते हैं और टक करके पैसे चले जाते हैं। वर्ल्ड में वैसा सिस्टम नहीं है कहीं पे भी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में, अमेरिका में भी वैसा सिस्टम नहीं है। वैसे ही ये जो जीएसटीएन नेटवर्क वाला जो सिस्टम है, ये भी वर्ल्ड में कहीं नहीं है इतना शानदार कि आपके जो टैक्स है वो दोनों में बट जाते हैं। इधर जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई, उधर टैक्स दोनों में बट गए। दैट ऑल्सो इज अ वर्ल्ड क्लास सिस्टम। ठीक है जी। अब ये तो था आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मींस जो पोर्टल में मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, सामने आपको जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाऊंगा इसके, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टैक्स की पेमेंट्स कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, दैट ऑल आई विल शो यू इन माय प्रैक्टिकल क्लासेस। इन जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग होगी उसी में हम समझाएंगे। इसके अलावा बैक एंड में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार को पहुंचती है, दोनों सरकारों को एक साथ पहुंचती है। मींस एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार को पहुंच रही है, दूसरी तरफ आपकी पंजाब की सरकार को पहुंच रही है। आप हिमाचल में बैठे हुए हैं तो हिमाचल की सरकार को पहुंच रही है, और इधर हिंदुस्तान की सरकार को पहुंच रही है। हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में दे कैन सी द ट्रांजैक्शन हैपनिंग। ई इनवॉइसिंग बनती है। ई इनवॉइसिंग के बाद आपके जो है वो ट्रांजिशन के लिए जब गुड्स जो है वो मूव करते हैं, उस टाइम पे भी आप ई इनवॉइस, मतलब आपका जो है वो एक उसको कहते हैं ट्रांजिशन के लिए जो है एक आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ जी नाउ द गुड्स आर ऑन मूव, कि जो हमने गुड्स हैं वो हमारा वेयर हाउस से अब आपके शॉप पे, आपके ऑफिस में, आपके वेयर हाउस में पहुंच रहे हैं। तो देर इज अ ट्रांजिशन थिंग दैट कम्स आल्सो इनटू पिक्चर। ये सारी चीजें जो हैं वो टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार करती जा रही है, करती जा रही है। तो सरकार क्या क्या काम कर रही है बैकएंड में बैठ के? अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो है वो कमिश्नरेट्स जो है वो अप्रूव करते हैं, जो जीएसटी वाले जो अफसर हैं वो अप्रूव करेंगे। यहां आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद वो तथ्यों के आधार पर उसको अप्रूव कर देंगे। आपने रिटर्न फाइल करी, उसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट हो गई। आपने जीएसटी की टैक्स की पेमेंट करी है, अगर असेसमेंट जो है उसमें आपने रिफंड मांगा है, मींस आपने रिटर्न फाइल करी, उसमें कहा कि हमने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया हुआ है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास ज्यादा है, आप रिफंड का क्लेम कर रहे हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर एनफोर्समेंट मींस प्रॉपर गवर्नेंस होनी है सरकार की, उन्होंने ऑडिट करने हैं, उन्होंने जजमेंट्स पास करनी है। ये सारा का सारा डेटा जो है वो सब जीएसटीएन पर ही है आपका। मींस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जीएसटीएन। आपकी ई इनवॉइसिंग होती है तब तो आपकी इनवॉइसिंग का डेटा भी वहां पर है। ई इनवॉइसिंग कब होनी है, ये कैसे होनी है, ये सारी बातें हमने पढ़नी है। धीरे धीरे हम जो है वो अपने आप में एक नॉलेज रिजर्वायर बन जाएंगे। तभी तो आप अपने ऑफिस में बैठा करोगे टाई लगा के, और जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके मींस इधर उधर के जो ट्रेडर्स हैं, वो सब आपको आके फीस दे के आपसे काम करवाया करेंगे। तो दिस इज द लर्निंग जर्नी दैट यू गाइस हैव सेट इन फॉर योरसेल्फ। यहां पर आपने जो है वो अब शुरू कर दी है जर्नी आपने। तो ये सारी की सारी चीजें, ये एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस होती है। एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब कि आपका जो, आप जब अगर इस साइड नहीं हो टेबल के, तो हो सकता है इस साइड हो। कल को आप सरकारी पेपर दे के कमिश्नर भी बन सकते हो ना, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। अगर आप आईएएस का पेपर देते हो बच्चे, और आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, मींस आप जो है आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हो, तो फिर आप ये वाले अफसर बन जाते हो। ठीक है, मींस पेपर देके अगर पास कर लिया आपने सरकारी, तो आप अगर सबसे नीचे भी हो तो भी आप आम दुनिया से बहुत ऊपर हो, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अगर मौका मिले तो आईएएस की तैयारी भी ग्रेजुएशन करने के बाद, ये सीडब्ल्यूए कंप्लीट करने के बाद, सीएमए करने के बाद जरूर करना एक बार, मजा आ जाएगा जीवन का। ठीक है,
तो मीन्स अगर वहां पर आप सबसे नीचे भी हो तब भी आप देखो कितने बड़े अफसर बनोगे कि ये सारे के सारे लोग जो है ये आपके आगे आपकी रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, आप इनकी असेसमेंट करोगे, आप जो है फिर वहां पर डेटा निकाला करोगे ना, क्योंकि आपने भी तो लाइफ में ग्रो करना है। तो आप उस डेटा का एनालिसिस अपने बड़े ऑफिसर्स को दिखाया करोगे कि यार यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है कि ये कुछ टैक्स चोरी कर रहा है, या यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम टैक्स का रेट कम कर दें तो हमारे टैक्स की जो टोटल रिसीट्स है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो ज्यादा लोग कंज्यूम करने लगेंगे तो टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा। सो यू कुड बी इंस्ट्रूमेंटल ऑफिसर देयर। ये सारी चीजें एनालिटिक्स और BI बिजनेस इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर है इससे आनी है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये इसके अंदर GSTN पोर्टल के अंदर लगे हुए हैं। दे आर नॉट विजिबल टू अस, क्योंकि बैक एंड वाले जो हैं वो उन कमिश्नरेट्स को अवेलेबल होंगे जो सरकारी अफसर है। फ्रंट एंड जो है वो हर एक SSC को हो। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। ये वाली स्लाइड यहां तक अपने को जो है ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये GSTN है क्या ये पता चल गया। इट्स अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट सर्व्स एज एन IT बैकबोन फॉर द एंटायर GST सिस्टम इन इंडिया। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो जी। सर जैसे कोई एक ट्रेडर हो, उसकी लिमिट अबव नहीं गई हो, GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उसने, तो हम्म। वो परचेज तो GST पे करके करता है, हाँ, तो फिर वो रिकवर कैसे करेगा GST नहीं कर टैक्स? पाएगा वो रिकवर नहीं कर पाएगा, वो कंज्यूमर माना जाएगा बेटा। ठीक है सर। वो उसका जो उसने टैक्स दिया वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगी, दैट इज हिज ओके। कॉस्ट। उसके ऊपर वो फिर माल बेचेगा, प्रॉफिट लेके बेचेगा। सिर्फ ठीक। उसको जो है मतलब उसकी वो कॉस्ट का माल पड़ गया, इसीलिए फिर उसको जो है आगे चल के जैसे ही वो उसकी टर्नओवर पूरी होती है वो इमीडिएट रजिस्टर कराता है। उसको एडवांटेज है, वो हो सकता है कि उसकी टर्नओवर ना भी हो रही हो वो तो भी रजिस्टर करा ले इसका बेनिफिट लेने के। अभी ठीक है उसके सर। प्रोस एंड कॉन्स आप जैसे जैसे मेरे ख्याल में अगली क्लास में क्लियर हो जानी चाहिए आपको। हम इस हफ्ते जो है आपको आप खुद जज कर पाओगे। अगर आप अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने भाई की अपने बिजनेस की बात कर रहे हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अभी रजिस्ट्रेशन लेने का फायदा है या अभी रुक के लेनी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। So GSTN operates the common GST portal, which is a unified platform for all GST related activities. जो GST related activities है सब कुछ इसी पोर्टल पे है। Its core functions include facilitating registration. रजिस्ट्रेशन एक तो मेन ही फंक्शन हो ही गया, बट रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम ही होनी है ना। उसके बाद फिर रेगुलर रिटर्न्स जो है टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, ये हर महीने होनी है। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स कई केसेस में हर महीने होनी है रिटर्न्स, कुछ एक केसेस में हर 3 महीने में होगी। जो छोटे ट्रेडर्स हैं उसके लिए ये 3 महीने में होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये भी क्या है कि 3 महीने में किसकी होती है, 1 महीने में किसकी होती है। देन देयर इज गोइंग टू बी कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST की कंप्यूटेशन सेटलमेंट जो हमने समझ ली है। हमने एक बार समझ ली, हम अगली बार भूल सकते हैं, मगर जब हमने उसे सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो यहां पर ये जो है वो एकदम से रिलीजियस हो गया, रिलीजियसली फॉलो होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आपने एक बार सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया कि भाई ऐसे करना है, सॉफ्टवेयर ने थोड़ा ना गलती करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही फायदा है ना, मींस IT का यही फायदा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही फायदा है कि जो गलतियां हम आपस में कर देते हैं वो गलतियां कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, और एक सिंगल सॉफ्टवेयर है। अगर गलती कर रहा होगा तो ऑल अक्रॉस सबकी होएगी, फिर वो पकड़ी जाएगी। और अगर नहीं कर रहा तो किसी की भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 3 गलत कर रहे हैं या एक गलत कर रहा है। यहाँ कोई 10 में से 10 गलत करेगा या एक भी गलत नहीं करेगा। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। अब टैक्स जब हम जमा कराते हैं, जो टैक्स जमा होगा वो बच्चे बैंक में ही जमा होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू ही जमा होगा, मगर उसकी डिटेल्स जो हैं वो GSTN पे दिखेंगी। GSTN उस बैंक के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेगा खुद ही।
आपस में वो कनेक्ट करके जो है ये काम कर लेंगे। आगे चल के आप वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारी चीजें पढ़ोगे जब बिजनेस पढ़ोगे। इसको हम एपीआई कहते हैं, मींस आपस में जो जब वो कनेक्ट, दो अलग बिजनेस बॉडीज आपस में कनेक्ट करती हैं तो दैट दे डू थ्रू एपीआई। ये भी आईटी की टर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टर्म है। अभी आपको उस झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस इसके फीचर्स, जीएसटीएन के जो विशेषताएं हैं उसमें एक ये विशेषता भी याद रखो कि दैट इट मैचेस टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क। बैंक से ये कि आपने टैक्स आप ही ने जमा कराया है ये चेक कर लेता है। पहले इस पे भी बहुत हेरा फेरियां हुई हैं, लोगों ने बेईमानियां करके लाखों करोड़ों रुपए इस पे भी बनाए हैं। कभी खाली टाइम पे बात करेंगे कैसे। प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन। जो रिटर्न्स फाइल करते हो उसके बेसिस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं सरकार जो निकाल के देखती है, डेटा एनालिटिक्स करती रहती है। इन्हीं डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे ही जैसे जीएसटी काउंसिल ने लास्ट सितंबर में जो मीटिंग करके जो डिसीजंस लिए हैं वो इसी डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे लिए हैं। ये डेटा एनालिटिक्स आगे भी चलता रहेगा। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑन टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, वही टैक्स पेयर जो है उसके प्रोफाइल का एनालिसिस भी करते हैं। तो की फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल का सवाल आपको पेपर में आ सकता है, सीधा सीधा 4 या 5 नंबर का आएगा। ये पूरा का पूरा जो है इतना सा हिस्सा आपने लिखना है और 5 नंबर आपके पूरे हो गए। तो ये जो आज की 4-5 स्लाइड्स अभी तक कवर करी हैं या 3-4 स्लाइड्स कवर करी हैं, ये सारी याद करने वाली हैं बच्चे। सब रट्टा लगा लो अच्छे तरह से, आगे चल के काम आनी है, किसी ना किसी की पेपर में पूछी जानी है, नहीं तो आप किसी को आगे ज्ञान दोगे वहां पे ही काम आ जाएगी। Now, GST being a destination-based tax, the interstate trade of goods and services needed a robust settlement mechanism amongst center and state. Why GSTN? एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए था आपको, तो एक तरीका हो जहां से आप आईजीएसटी जो है वो सेटल कर सको। Common portal which was needed, which could act as a clearinghouse and verifying the claims and inform the central governments to transfer the funds. This was possible only with the help of a strong IT infrastructure. जब तक अपने पास बढ़िया सा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं कर सकते। और ये भी चलते चलते चलता है, कोई ये थोड़ी ना कि ये पहले दिन से चल गया था। 2017 में जब जीएसटी शुरू हुआ था तो ये बेचारा उठा ही नहीं था, टेक ऑफ ही नहीं हुआ था ढंग से, बट धीरे धीरे चल जाता है। हर एक मतलब जो है, जैसे बच्चा नहीं होता है कि, उठता है फिर गिरता है, फिर उठता है फिर गिरता है, फिर संभलता है, फिर चल पड़ता है। वैसे ही ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटीएन भी वैसे ही उठ गिर के साल 6 महीने में चलना शुरू हो गया। और अब तो आजकल तो दौड़ रहा है, बड़ी बुरी तरह से दौड़ रहा है। जो चीजें तब हमने सोची थी 2016-17 में बनाते हुए, वो सब की सब इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ये है साइट www.gst.gov.in, a website managed by Goods and Services Tax Network, a wholly owned government company। गवर्नमेंट कंपनी जो है इसमें 100% स्टेकअप सरकार का है। पहले ये प्राइवेट कंपनी की तरह शुरू हुई थी, 50% सरकारी थी, 50% जो है वो प्राइवेट थी। अब ये 100% गवर्नमेंट कंपनी है, या 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 50% स्टेट गवर्नमेंट के हैं। It's a uniform interface for taxpayer and a common and shared IT infrastructure between center and the states. The GST portal is accessible over internet by taxpayer and their representatives. इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हो, और टैक्स अथॉरिटीज जो हैं, टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं, वो अपने लोकल इंटरनेट के थ्रू ही कर लेते हैं, उन्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है। The portal is one single common portal for all the GST services. The ecosystem consists of all stakeholders, starting from taxpayers to tax professionals to tax officials to GST portals to bank to accounting authorities। सब जो है एक सिंगल पोर्टल पे ही लैच्ड इन है, सब काम कर सकते हैं। इनकी कनेक्टिविटी जो है, बैंक्स वगैरह की कनेक्टिविटी जो है, इसको हम जो है वो एपीआईज के थ्रू करते हैं। ठीक है जी। इट्स प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है वो आपके जो है एपीआईज जो है वो प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सीधा का सीधा आपकी ऑनलाइन जो है वो जीएसटी पोर्टल को दे सकते हैं। जीएसटी पोर्टल जो है वो आपके बैंक अकाउंट्स को सीधा एक्सेस कर पाता है आपके बैंक के थ्रू, जिसमें आपको नुकसान नहीं।
तो ये एपीआईज के थ्रू होता है। आगे चल के थोड़ी बहुत मैं कभी बात एपीआईज की और करूंगा आपसे। तो ओनरशिप जो है इसकी, ओरिजिनली इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ओरिजिनली, बट नाउ जीएसटीएन इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ये चीज हमने कर ली, बात बता दिया मैंने आपको। 50% स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जीएसटी काउंसिल को सपोर्ट करता है, while the जीएसटी काउंसिल इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी, द जीएसटीएन इज इम्प्लीमेंटेशन आर्म। वो दिमाग है, तो ये उसका स्केलेटन और नर्वस सिस्टम है। इट ट्रांसलेट्स द काउंसिल्स रिकमेंडेशंस एंड डिसीजंस इनटू फंक्शनल एंड डिजिटल सिस्टम। When the, for example, when the GST Council recommends a new tax rate or change in the filing procedure, GSTN is responsible for updating the portal and IT infrastructure to reflect those changes. Means इधर जो है वो सरकार ने कुछ कहा, मीन्स जीएसटी काउंसिल ने कुछ कहा कि ये होना चाहिए, वो एक्ट का हिस्सा हो गया, मगर अगर जीएसटीएन जो पोर्टल है उस पे अभी आया नहीं तो अभी काम अधूरा है। तो ये चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, साथ में होती हैं। कई बार थोड़ा सा लैग भी होता है, ऐसा नहीं कि लैग नहीं होएगा, थोड़ा सा लैग भी होगा। इनकम टैक्स पोर्टल में भी वो लैग नजर आता है, वैसा ही लैग जीएसटी काउंसिल के पोर्टल्स में भी नजर आता है, बट वो इन अल्टीमेटली हो जाता है क्योंकि ये सरकारी नहीं है ना। जीएसटीएन पोर्टल जो है इसको सरकार ने खुद नहीं चलाना, इसको चलाने के लिए उन्होंने जो है, मींस ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, बट ये गवर्नमेंट कंपनी काम खुद नहीं कर रही है, ये काम करवा किससे रही है? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी से करा रही है। अगर उनको शिकायत आती है कि ये चीज नहीं हुई, तो उन्होंने वो शिकायत पास ऑन ही तो करनी है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज को, कि भाई तुमको ये चीज करने को बोली गई थी, ये क्यों नहीं करी, तो करो, वो तुरंत हो जाती है। National Information, GSTN has been designated as a National Information Utility. मीन्स ये जो है ये नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, मीन्स सारे हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन दे रही है ना, सरकार को इंफॉर्मेशन दे रही है, हाईलाइटिंग इट्स क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग a reliable, secure and scalable IT system for a nationwide tax reform. Its robust cloud-based platform can handle the immense volume of transactions and data from over 1 crore registered taxpayers, इंश्योरिंग सीमलेस ऑपरेशंस। मींस 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं अब हिंदुस्तान में जो जीएसटीएन यूज कर रहे हैं। जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं वो सब जीएसटीएन यूज कर रहे हैं, और अब हम 1 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर्स हो चुके हैं। करीब करीब जो टैक्स कलेक्शन है हर महीने की, वो 2 लाख करोड़ रुपए की है। 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स कलेक्शन हर महीने होता है जीएसटी के नाम पे। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स कलेक्शंस नाउ इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट आज भी इनकम टैक्स ही है। जीएसटीएन जो है, आई थिंक इट इज जीएसटी जो है दैट इज नंबर 2। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने हैं वो हमने मीन्स हमने अब जो आपका मेन फ्रेम है कि टैक्स कैसे रिकवर करती है सरकार, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन बॉडी हो गई, और आपका जो है सारा कुछ इम्पोज करने का जो ड्यूटीज हैं दैट आर लाइंग देयर विद द जीएसटीएन। तो ये दो जो है ये मेन बॉडीज हैं, इसके बेसिस पे सारा काम चलना है। आगे डेफिनेशंस अब हमने पढ़नी है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन किसको कराना है वो पढ़ना है, टैक्स किस पे लगता है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है, सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़नी है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। बट अभी तक हमने जो पढ़ा है एक हल्का सा कंसोलिडेशन उसका कर लेते हैं, एक छोटी सी क्विज देख लेते। तो ये 5-6 सवाल हैं, इसके आंसर्स आई थिंक यू शुड बी एबल टू डिलीवर नाउ वेरी इजिली। तो जीएसटी is considered a significant step in India's tax reform because it, हाँ जी, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका? सर बी। It increases cascading taxation? नहीं, it decreases, rather it eliminates cascading taxation। आपका टैक्स कैस्केडिंग इम्पैक्ट खत्म कर देती है। हमने देख लिया ना कि टैक्स तो हमने 3 बार कलेक्ट किया, मगर हमने जमा जितना एक्स्ट्रा लिया सिर्फ उतना ही जमा कराया, तो वही किलिंग ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेशन है, वही खत्म कर रहा है कैस्केडिंग।
It subsumes multiple central and state taxes. Yes, this is the one. यही सही आंसर है. It raises overall tax burden. नहीं, it reduces overall tax burden. It applies only to exports. Exports के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है बच्चे. आगे चल के हमने देखना है कैसे नहीं लगता है. उसका भी प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा. क्योंकि अगर हम कहें कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता तो सारे बंदे कहेंगे ये तो एक्सपोर्ट के लिए सेल करी है हमने. अब उसको सरकार ने कैसे रोका है, कैसे आइडेंटिफाई करा है, ये चीज भी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि व्हाई इट डज नॉट अप्लाई टू एक्सपोर्ट. ठीक है जी. ओके, वन मेजर बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज creation of multiple state markets, reduction in overall tax burden on goods, increase in double taxation, exemption for all services. सर बी. बी, वेरी गुड. कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो टैक्स बर्डन कम B, करना sir. था ऑन गुड्स. The GST Council was established under which article of the Constitution? Article 279. Sir, Very good. 279. Option B. Article 279A B. Who chairs the GST Council meeting? प्रधानमंत्री जी Sir, करेंगे, finance गवर्नर साहब करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, या फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे? सर फाइनेंस मिनिस्टर. Finance Union- Minister. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बी. The combined votes of all state governments in GST Council carry what weightage? 2/3. 2/3. B. Good. 2/3. The quorum for a GST Council meeting is सर बी. 50%. 50%. ठीक है जी, वेरी गुड. ये क्विज देख के मेरे को याद आ गया, मेरा भतीजा जब मैं छोटा होता था खुद, और मेरा भतीजा बिल्कुल ही बच्चा सा था, 4-5 साल का था, तो तब कंप्यूटर नए नए आए हुए थे. एंड ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, तो चौथे का आंसर मेरे को मिल नहीं रहा था. मैंने कहा यार क्या होगा. कह रहा है ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा. मैंने कहा तेरे को कैसे पता है? कह रहा है इस ना सारे बी हैं इसमें आंसर. तो पहले 3 भी बी थे, कह रहे चौथा ये भी बी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो आप. इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज कि आपको हर चीज याद करनी होगी. कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो भी काम करेगा. हमने यहाँ पर अगर हमें नहीं भी सवाल पता थे तो ये 3 के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये तो सारे बी लग रहे हैं, एंड ऑल 6 हैव बी एज द आंसर्स. सो कौन बनेगा करोड़पति करके क्विज थी, उसमें उसने हर एक सवाल का सीक्वेंस याद किया हुआ था कि पहला क्वेश्चन आता है उसका आंसर बी है, दूसरा आता है उसका सी है, चौथा आता है उसका डी है, फिर पहला आता है उसका फिर बी आ जाता है, लाइक दैट. उसने वैसे सीक्वेंस याद करी हुई थी. सो यू हैव नॉट टू बेसिकली इग्नोर दैट मॉडल ऑल्सो इन लाइफ. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्प. ठीक है जी, थोड़ा सा पढ़े और या बस बंद करें? सर आपने ये जो सारी स्लाइड्स डिस्प्ले की ना, आप ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देना नोट्स के लिए. जी कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे. ये सारी स्लाइड्स वैसे जो हैं ये आपके स्टडी मटेरियल से ही बनाई हुई हैं, ताकि आपको जो है ऐसा ना लगे कि आप 2 अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो. ये स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाई हैं. बट ऑल दिस इज अवेलेबल इन योर स्टडी मटेरियल. जो कल वाला स्लाइड सेट था वो प्योरली मैंने खुद डिजाइन करा हुआ है, बट आज से जो मैं स्लाइड सेट दिखा रहा हूं ये सारा का सारा बुक से ही निकला हुआ होगा. थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग हो सकती है. सर हाँ जी. एक्चुअली आज मैंने ना जीएसटी काउंस मतलब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सेकंड बी बुक देखी थी. उसमें ना बड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ था, तो मैं पढ़कर देख रही थी कि इसका मतलब क्या होगा. फिर मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, बट अब क्लियर हो गया, तो इसलिए कह रही थी कि आप नोट सेंड कर देना. बच्चे बिल्कुल कर देंगे जी, आपको नोट्स सारे सेंड कर देंगे. मैं जो आज आपको नोट्स सेंड करूंगा, मैं इस पे अभी काम नहीं करा है क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं विज़ लास्ट ईयर. तो मैंने वहां जितना आज पढ़ाना था उतना तो चेंज कर दिया है,